एमजे रिवर्ब सोसाइटी वेलकम बैक गाइस। एपिसोड 112 यानी 112 स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में आपने देखा ही था कि भाई फेंग युआन ने सीधा कहा था क्या मैं मरने वाला हूँ, और एंड में हमें क्या पता चला, फेंग युआन का जो मतलब सोल था वो ले जा रहा था अपना स्प्रिंग ऑटम सिगाडा, वो कर ही नहीं पाया और एकदम भाई फट फटा गया, जिसकी वजह से पता चला कि जो फेंग युआन है अब मर चुका है। ऐसा हमें लगा। तब देखते हैं कि मरा है कि नहीं। स्टार्ट करते हैं अपना एपिसोड। लेजेंड कहता है कि दुनिया में एक नदी थी। ये नदी शुरुआत और जन्म को जोड़ती थी। इसमें हिडन कॉज और इफेक्ट थे, और ये पूरी दुनिया में फ्लो करती थी, हर जगह रीच करती थी। इसकी एक तरीके से मान लो इरिगेशन की वजह से दुनिया नॉर्मली चल पाती थी और सारी चीजें चेंज हो पाती थी। और ये जो नदी थी यानी ये जो रिवर थी, इसका नाम था टाइम ऑफ रिवर यानी रिवर ऑफ टाइम। ये जगह हेवन एंड अर्थ के स्केड्यूल डोमेन था, जहाँ टाइम पाथ फ्लरिश करता था। काउंटलेस टाइम पाथ बूबॉम रहते थे और प्रोपरगेट करते थे, एंडलेस रिवर बना के रुक के फ्लो करते रहते थे। नदी इतनी वास्ट और बाउंडलेस थी, इसके टाइड्स कंटिन्यूसली राइज और फॉल करते थे, वेव्स के साथ आपस में जुड़ते थे या कटते थे। टाइम का जो पानी था, हर ड्रॉप पेल और कलरलेस था, लेकिन ये काउंटलेस ड्रॉप्स कोलाइड करते, स्पिन करते, क्रैश होते और एक ब्रिलियंट लाइट्स ऑफ शो क्रिएट करते। ये लाइट्स अलग-अलग शेप और कलर में होती, इतनी ब्यूटीफुल कि वर्ड्स में डिस्क्राइब करना मुश्किल था। फेंग युआन को लगता था कि शायद ये दुनिया की सबसे खूबसूरत सीन में से एक है। जब रैंक 9 इमॉर्टल गू हाउस हेवन ओवरसीइंग टावर अपना बहुत टाइम से प्रिपेयर्ड अटैक छोड़ा, फेंग युआन एक हेल्पलेस बाइस्टैंडर बन गया। वो बच नहीं पाया। उसके पास बचा हुआ एक ही ऑप्शन था, स्प्रिंग ऑटम सिगार्डो को एक्टिवेट करना। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि रैंक 6 स्प्रिंग ऑटम सिगार्डा एक बहुत बड़ा फ्लॉ था। हर एक्टिवेशन में फेलियर के चांसेस भी होते थे। हुइंगमा माउंटेन पे फेंग युआन ने एक बार सक्सेसफुली एक्टिवेट करा था। शानचा माउंटेन पे भी वो सक्सेसफुल हुआ था। अगर 500 साल पुरानी जिंदगी भी काउंट करे तो अब तक वो 3 बार सक्सेसफुल हो चुका था एक्टिवेट करने पर। अब फाइनली वो जाके फेल हो गया। स्प्रिंग ऑटम सिगाडा एक्टिवेट करने में फेल हुआ। उसकी विल टाइम रिवर में एंटर हो गई थी, लेकिन एक्टिवेशन के मोमेंट पे स्प्रिंग ऑटम सिगाडा डेटोनेट हो गया और काउंटलेस फ्रेगमेंट में टूट गया। फेंग युआन की विल एक बच्चे जैसी हो गई, जो अपनी पूरी मतलब एक जो बोट पे अगर एक बच्चा खो जाए वैसा हो जाता है, यानी टूट जाए, उसकी बोट चली जाए, डूबने लगे, वैसा वैसा हो गया और एक ट्रेस भी नहीं बचा उसका। फेंग युआन एंड में फेल हो गया, और वो कहता है एंड में मैं फेल ही हो गया। डेथ के उस मोमेंट पे फेंग युआन की विल सरप्राइजली बहुत शांत थी। कोई वरी नहीं था, कोई भी डिसकंटेंट या कुछ अजीब सा कोई रिग्रेट भी नहीं था। जब उसने पहले ये पाथ चूज किया था, तब से उसने पॉसिबल आउटकम सोच लिए थे। ये सिचुएशन ऑलरेडी एक्सपेक्टेशंस के अंदर थी और उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। जो करना था उसने ऑलरेडी कर दिया था। फेंग युआन कहता है अगर मुझे दोबारा एक चांस मिलता है तो मैं फिर भी ऐसे ही जिंदगी जीता। हा हा हा। छोड़ो, मेरा गू इमोर्टल का स्टोरी यहीं एंड होता है। हाँ, मेरी मतलब कोई बायोग्राफी या इनहेरिटेंस पीछे मैंने तो छोड़ी नहीं, बट इट डज़ नॉट मैटर। फेंग युआन की विल धीरे-धीरे डिसिप्लेट हो रही थी। वो शांत था और ज़रा-सा हटा भी नहीं, एकदम हैप्पी भी नहीं था, ना कुछ मतलब कोई एक्सप्रेशन नहीं था, बस नॉर्मल था जैसा होता है। और एक छोटी-सी स्माइल भी थी हल्की-सी। गोल को अपना परस्यू करते हुए मरना, और कोई रिग्रेट बचा उसके पास? नहीं, कुछ भी नहीं था। फेंग युआन कहता है, "हा, हा, हा।" हुँ? उसका जो हँसना था सडनली रुक गया। कुछ अजीब हो रहा था। डोर से, उस ग्रैंड रिवर ऑफ टाइम से एक घोस्ट फेस बाहर आया। मतलब वो जो जो मतलब ये जो शायद डोर या दु मतलब ऐसा मान लो कि कुछ था सामने, वहाँ से बाहर आ रहा था, कुछ था। दरवाज़ा पता नहीं क्या था, कुछ आ रहा था। घोस्ट फेस था कुछ। सबसे पहले उसने फेंग युआन की बची हुई विल को देखा और अजीब से फेसेस बनाने लगा, जैसे कि उसका मतलब मज़ाक उड़ा रहा हो, साइलेंटली एकदम हँस रहा हो उस पे। फिर उस ब्लैक घोस्ट फेस के चीक्स फूल गए। एक्सप्रेशन एक्सट्रीम सफरिंग जैसा लग रहा था, जैसे वो वॉमिट करने वाला हो। फिर उसके माउथ से एक जायंट फ्लावर एकदम निकला और ड्रिपिंग वेट था। घोस्ट फेस का माउथ लगभग फट गया था। लिप्स एकदम स्ट्रेच होके ईयर्स तक चले गए थे, और मुड़ के एकदम वॉमिट करने के बाद वो रिलैक्स हुआ। फिर से फनी फेसेस बनाने लगा फेंग युआन की तरफ। सीन एक साथ ऐसा फनी और टेरिफाइंग लग रहा था कि क्या बताएं। और फ्लावर बड, वो जो फ्लावर मड या बड जो भी है, धीरे-धीरे रिवर में ब्लूम करने लगा। टाइम जैसे उस मोमेंट पे रुक गया था। एक ब्लिंक के अंदर फ्लावर मड खिल गई और एक एनहांसिंग लोटस, एकदम रेड लोटस बन गया। उसके सेंटर में एक हल्की सी रेड लाइट निकली, जो उस जगह पे गिरी जहाँ पे स्प्रिंग ऑटम सिगारा टूट के बिखर गया था। उस रेड लाइट के अंदर टाइम अल्ट्रा तरीके से एकदम भाई अलग ही बहुत स्पीड में उल्टा चलने लगा, एकदम रिवर्स हो गया। जैसे मान लो फ्रेगमेंट टूट के इधर बिखरे थे ना, वो वापस आने लग गए। साथ ही घोस्ट फेस जो रेड लोटस को लेकर आया था, धीरे-धीरे रिवर में श्रिंक होने लगा।
जैसे एक मूवी के रिवाइंड एकदम मूवी को रिवाइंड करते हैं ना वैसे ही सब कुछ उल्टा चलने लगा। जैसे गिरता हुआ पानी दोबारा बेसिन के अंदर वापस आ रहा हो। फेंग युआन की विल ऑलमोस्ट कंप्लीटली डेसिपलेट हो ही गई थी। सिर्फ कुछ फ्रेगमेंट बचे थे उसकी विल के। लेकिन जैसे ही रेड लाइट ने उसे एक्यूमुलेट कराया, आपस में जोड़ा, रैपिड तरीके से स्टोर होने लगी। साथ ही काउंटलेस गोबॉम्ब फ्रेगमेंट वापस अपीयर हुए और जैसे ही ये फ्रेगमेंट जोड़े, एक कंप्लीट इंटैक्ट स्प्रिंग ऑटम सिगाडा वापस से बन गया। अब स्प्रिंग ऑटम सिगाडा फेंग युआन की रिस्टोर्ड विल को लेके दोबारा अपना पाथ सेट करने लगा। रेड लाइट डेसिपलेट हो गई, रेड लोटस बिखर गई और घोस्ट फेस भी वापस एकदम वॉश होकर रिवर में कंप्लीटली गायब हो गया। सब कुछ एक इल्यूजन जैसा लग रहा था। लेकिन अब स्प्रिंग ऑटम सिगाडा फोर्सफुली रिस्टोर हो चुका था। वो फेंग युआन की विल और उसकी बची हुई होप्स को लेकर रिवर ऑफ टाइम में दोबारा से फ्लो करने लगा और फॉलोइंग बैकवर्ड्स रिटर्न टू द पास्ट, यानी वापस से अपने काम पे निकल गया। ये रेड लोटस शायद उसी का था, रेड लोटस डीमन वनरेबल का ही था शायद, तभी तो ऐसा हुआ है। अब दिखा जाते हैं दूसरा सीन, स्टार फ्रॉम ब्लेसलैंड। पॉइजनस फॉग स्प्रेड हो रही थी, पॉइजनस ब्लड बॉयल हो रहा था। 3 लेयर की गू फॉर्मेशन ऑलरेडी कोराइजन से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और आसपास की लैंड एक थिन पॉइजनस स्वैम्प में चेंज हो गई थी। फेंग युआन का फेस एकदम हिल गया था। फेंग युआन कहता है, नेक्स्ट है सबसे ज्यादा ट्रबलसन और डिफिकल्ट इमोर्टल मटेरियल, अर्थली लिमिट एस्ट्रल क्यूआई। उसने इमोर्टल मटेरियल निकाल के अपने हाथ में लिया। ये गू रिफाइनमेंट मटेरियल बहुत ही यूनिक था। सॉइल और क्वाई दोनों को मिला के लैंप बन रहा था। ऊपर लाइट अजूरे एस्ट्रल क्यूआई बन रहा था, नीचे ब्लैक सॉइल। एस्ट्रल क्यूआई बेसिकली हेवन क्यूआई था जो 9 हेवन के ऊपर मिलता है और इमोरियल 9 हेवंस के बाहर एक थिक एस्ट्रल क्यूआई वॉल होता है। अगर कोई गू इमोर्टल वहां एक्सप्लोर करना चाहता है तो पहले उसे इस वॉल को तोड़ना पड़ता। और नीचे वाला ब्लैक सॉइल अर्थ क्यूआई के एसेंस का एक कंडेंस वर्जन था जो 10 डेप्थ्स से निकलता था, यानी एकदम 10वीं लेयर से नीचे निकलता था। नॉर्मल सिचुएशन में हेवन क्यूआई और अर्थ क्यूआई कभी को एग्जिस्ट नहीं करते, यानी साथ में नहीं आते। लेकिन इस मोमेंट पे ये अर्थली लिमिट एस्ट्रल क्यूआई एक साथ एग्जिस्ट कर रहे थे। वो भी एक हार्मोनी बना रहे थे, ना सिर्फ पीसफुली एग्जिस्ट कर रहे थे बल्कि कॉन्स्टेंटली एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे थे। ब्लैक सॉइल एस्ट्रल क्यूआई बन रहा था और एस्ट्रल क्यूआई ब्लैक सॉइल बन रहा था। फेंग युआन ने उस लैम्प को अपने हाथों में रैपिड शेक करा। जैसे वो शेक हुआ, लैंप डिसॉल्व होकर एक फॉग बनने लगा। ब्लैक सॉइल एस्ट्रल क्यूआई दोनों फ्यूज हो गए, लेकिन सिर्फ कुछ सांसों के अंदर। ब्लैक सॉइल नीचे तक सिंक हो गया, एस्ट्रल क्यूआई ऊपर रह गया। ब्लैक एंड व्हाइट दोबारा सेपरेट हो गए और दोनों रोटेट करने लगे आपस में। ये एक मिस्टिकल साइट था, यानी देखने में बड़ा मस्त लग रहा था। फेंग युआन के ये थॉट्स थे कि इमॉर्टल लेवल के मटेरियल को प्रोसेस करना सबसे ज्यादा ट्रबलसम होता है। नॉर्मल रिफाइनमेंट किलर मूव से काम नहीं चलता। सिर्फ 4 सबसे पावरफुल और पब्लिकली रिकॉग्नाइज, यानी सब जानते हैं इमॉर्टल मूव्स में से ही एक स्टेप को इंस्टेंटली कंप्लीट कर सकते हैं इस चीज को। सेम्बलिंग लाइटनिंग पाइथन और रिफ्लेक्ट स्नो और मफलट थंडर स्टोन ड्रम और वाइंड ग्राइंड। प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास इनमें से एक भी मूव नहीं है। मतलब अर्थली लिमिट एस्ट्रल क्यूआई को प्रोसेस करने के लिए मुझे सिर्फ टाइम और एफर्ट लगाना पड़ेगा। फेंग युआन ने सोचते ही अपने पैर हिलाए और उसका बड़ा सा बॉडी हवा में शूट हो गया। एक जंप लेके सीधा टर्टल शेल के अंदर पॉइजनस ब्लड में घुस गया। बूम आवाज आई। फेंग युआन ने अपने शार्प नेल्स फ्लैश किए और अपने ही 6 मॉन्स्टर्स आर्म में वुंड बना दिए, यानी अपने आप में चोट पहुंचाई। फिर अपनी चेस्ट, बैक और बॉडी हर पार्ट्स को कट कर दिया ताकि स्किन ओपन हो जाए वहां से। फेंग युआन कहता है, ब्लड रिफाइनमेंट किलर मूव, ब्लड ट्रेस ट्रैवल। और उन वुंड से ब्लड ट्रेस निकलने लगे। वो ट्रेस डायरेक्टली डार्क पर्पल पॉइजनस ब्लड में फ्यूज हो गए। टर्टल शेल के अंदर जो पॉइजनस ब्लड था वो खींच के फेंग युआन के वुंड्स के थ्रू अंदर घुसने लगा। पेन इतना इंटेंस था कि फेंग युआन जोर से एकदम भाई चीख मारा, एकदम चिल्लाया। नॉर्मली इमॉर्टल ज़ॉम्बी को पेन फील नहीं होता, बट फेंग युआन के वॉर्म की वजह से, उस मेथड की वजह से हुआ था। उसने ज़्यादा पेन फील करा था ताकि वो समझ सके कि इमॉर्टल मटेरियल अभी तक किस स्टेज पर है। फेंग युआन का ब्लड पॉइजनस ब्लड जैसे एक पॉट में घुल रहे थे, एक तरीके से सर्कुलेट हो रहे थे, बॉडी के अंदर जा रहे थे और फिर बाहर आ रहे थे। प्रोसेस जब स्टेबल हुआ, फेंग युआन ने अर्थली लिमिट एस्ट्रल क्यूआई निकाला, सीधा स्वेलो कर गया। ग्लुप आवाज आई, एस्ट्रल क्यूआई सीधा उसके स्टमक में घुस गया। ये एक ऐसा मेथड था जो फेंग युआन ने खुद क्रिएट किया था अपनी प्रीवियस लाइफ में। थोड़ा एबनॉर्मल टेक्निक थी, ब्लड पाथ यूज करके गू रिफाइन करना। उसको इसको मतलब उसने ना इसका नाम भी दिया था, जिसका नाम था फ्लैश बॉडी ब्लड रिफाइनमेंट टेक्निक। अर्थली लिमिट एस्ट्रल क्यूआई बॉडी के अंदर घुसने के बाद ब्लड से
एक एनगल्फ कर लिया और धीरे-धीरे वो मेल्ट होकर ब्लड में मिल गया। फेंगिवान के वुंड्स ब्लड बाहर निकलकर टर्टल शेल के पॉट में गिर रहा था, नीचे सेटल हो गया, साथ ही पॉट के अंदर का पॉइजनस ब्लड उसके वुंड्स के थ्रू वापस बॉडी में घुस रहा था और एस्टर क्यूआई दोबारा से एकदम वापस उसे लपेट के अंदर डाल रही थी। धीरे-धीरे वो प्रोसेस बढ़ता गया, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे गुज़रते गए दिन। फेंगिवान्स के जितने भी घाव थे, कवर्ड थे, पेन ने उसका फेस पूरा एकदम खराब कर दिया था। उसके 8 मॉन्स्टर अशांत पॉइज़नस ब्लड के अंदर इंसर्ट थे, उसके फैंग्स निकल आए थे, रेड आइज़ थी और साँस ले रहा था जैसे कोई मतलब एकदम बहुत खतरनाक होता है ना, एकदम बेहतरीन तरीके से साँस ले रहा था, इतनी तेज़ कि एकदम मरने वाला हो जैसे वैसे। फेंगयुआन कहता है बस एक रात और बची है, मुझे अपनी बॉडी के अंदर सारे अर्थली एलिमेंट एस्ट्रल क्यूआई को कंप्लीटली प्रोसेस करना होगा। अगर ये स्टेप क्रॉस कर लिया तो चेंज फ्रॉम इमॉर्टल बू रिफाइन करने का सबसे टफ पार्ट खत्म होगा। हाँ, अचानक ही फेंगयुआन का पेनफुल एक्सप्रेशन फ्रीज हो गया, उसकी बॉडी एकदम चेहरे के नीचे आंखों में कंफ्यूजन आ गया, जैसे एकदम चमक आ गई हो। रिफाइनिंग इमॉर्टल बू के टाइम कंसंट्रेशन सुपर हाई लेवल पे मेंटेन करना पड़ता है, डिस्ट्रैक्ट होना अलाउड ही नहीं था। तभी एकदम फट से एकदम मुंह एकदम कुछ हुआ उसके मुंह पर। फेंगयुआन ने तुरंत ही एक बड़ा सा पॉइजनस ब्लड का एकदम थूक दिया, फिर सीधा टर्टल शेल के पॉइजनस ब्लड के अंदर गिर गया। एक ह्यूज ब्लडी वेव उठ गई, वो ब्लड वेव शेल से बाहर निकल के ग्रास लैंड तक चली गई। ग्रीन ग्रास इंस्टेंटली कोराइड होके डार्क रेड स्मोक बन गई। स्टार फ्रॉम ब्लस लैंड स्पिरिट कहती है मास्टर, वो वरिड हो गए कि ये क्या हुआ। सडनली फेंगयुआन के हेड ब्लड पूल से एकदम भर गया और उसमें 2 बार स्प्लैश किया, फिर खड़ा हुआ। उसके फेस पर कंफ्यूजन जल्दी वैनिश हो गया, यानी गायब हो गया। अचानक एनर्जी आ गई, वो धीरे से मम्बल करने लगा। फेंगयुआन कहता है ये जगह, ये प्लेस, ये मैं क्या कर रहा था। स्टार फ्रॉम लैंड स्पीड, वो वरी हो गया। मास्टर रिफाइनमेंट फेल की वजह से आप माइंड लूज कर गए क्या, आपको पता ही नहीं आप क्या कर रहे थे। फेंगयुआन ने पहले अपने हैंड्स देखे, फिर टर्टल शेल, फिर ब्लड पूल, फिर सब कुछ आपस में देखा। स्टार फ्रॉम लैंड स्पीड को एकदम भाई उसकी तरफ भी देखा। फेंगयुआन कहता है अभी अभी टाइम क्या है। स्टार फ्रॉम लैंड स्पीड 1 सेकंड के लिए शॉक हुआ, फिर आंसर दिया मास्टर बहुत दिन हो गए, जब आप इमॉर्टल को रिफाइन करना स्टार्ट करा था अब से तो बहुत दिन हो गए। फेंगयुआन हंसा, हा हा हा, उसने अपना हेड उठा के लाउड से एकदम हंसी मारी। स्टार फ्रॉम लैंड स्पीड का जो डील था वो डूब गया। वो कहता ओ नो, मास्टर सच में पागल हो गए क्या। इमॉर्टल को रिफाइनमेंट फेल होने के बाद उनका बॉडी हेवनली इंजर्ड हो गया, अब मुझे लग रहा है वो मुझे भी भूल गए होंगे। फिर वो इतना खुश होकर जो हंस रहे हैं शायद यही वजह है। लेकिन फेंगयुआन को अपनी हैप्पीनेस की वजह से किसी को बताने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमें भी पता था यहाँ पे क्या हुआ है। उसका वो विल वापस आ गया और फेंगयुआन वापस से इसी टाइम में आ गया। फेंगयुआन अंदर ही अंदर कहता है मैं दोबारा वापस आ गया हूँ। स्प्रिंग ऑटम सिगारेट एक्टिवेट करने का अटेम्प्ट फेल हो गया, लेकिन एक अजीब चेंज की वजह से मैं डेथ से लाइफ में आया, डिफीट से विक्ट्री में वापस आ गया। मेरी विल दोबारा से पास्ट में लौट आई। मैं अभी चेंज फ्रॉम इमॉर्टल को रिफाइन कर रहा हूँ। मतलब सिर्फ टाइम 1 साल से थोड़ा ज़्यादा पीछे हुआ, इतना शॉर्ट, इतना कम टाइम गुजरा। मेरे फाउंडेशन और मेरे पास इतने सारे इमॉर्टल को होने के हिसाब से तो मुझे करीबन 100 ईयर पीछे जाना चाहिए था। क्या स्प्रिंग ऑटम सिगारेट फेल होने की वजह से मैं सिर्फ 1 साल ही पीछे आ पाया, यानी 1 साल से भी कम, ऐसा मान लो 8 या 10 महीने पीछे आया है फेंगयुआन। और घोस्ट फेस और रेड लोटस एग्जैक्टली वो थे क्या, वो जो मेरे सामने आए थे, क्या हुआ था एक्चुअली। फेंगयुआन के दिमाग में वो अजीब सा सीन स्टिल अभी भी चल रहा था, एकदम फ्रेश था कि वो क्या था। टाइम रिवर के अंदर हुआ स्ट्रेंज फेमन एक तरीके से फिनोमिना बहुत शॉर्ट मोमेंट के लिए था, बट उसके माइंड में परमानेंट एक तरीके से निशान छोड़ दिया था कि वो सीन क्या था। लाइफ और डेथ के बीच का वो क्रूशियल मोमेंट था, तो ऑब्वियसली इसकी मेमोरी सुपर क्लियर थी। अब जब फेंगयुआन उस पल को रिकॉल करता, उसके अंदर क्वेश्चन भर गए। फेंगयुआन कहता है ये घोस्ट फेस और रेड लोटस का मतलब क्या था। पहले जब मैं स्प्रिंग ऑटम सिगारेट यूज किया था तब तो ये सीन कभी नहीं आया। क्या ये सिर्फ तब होता है जब स्प्रिंग ऑटम सिगारेट का एक्टिवेशन फेल हो, या फिर फेंगयुआन ने अपना सर हिलाया और इस मिस्टीरियस बात पे सोचना बंद कर दिया। वो पॉइजनस ब्लड से जंप करके टर्टल शेल से बाहर आ गया। पॉइजनस जो मतलब उससे बाहर आया तो फेंगयुआन अब आगे कहता है मेरी बॉडी पे इंजरीज काफ़ी हैवी हैं और जो एक लौता सक्सेस दाव मार्क था वो भी इस गो रिफाइनमेंट के फेलियर में डिस्ट्रॉय हो गया। सच में बहुत बड़ा लॉस हुआ है लग रहा है। फेंगयुआन ने अपना बॉडी एग्जामिन किया, जल्दी उसे पता चला कि इस फेलियर के साइड इफेक्ट कितने डेंजरस थे। उसका पूरा बॉडी क्रैक से एकदम फिल्ड था, बिल्कुल टूटने की कगार पे था। ऐसे इंजरीज को हील होने में मंथ्स लग जाते हैं। गो रिफाइनमेंट तो वैसे भी एक रिस्की काम है, एकदम इंटेंस बैटल जैसे। बट अब जब बात इमॉर्टल को रिफाइन करने की हो तो और भी ज़्यादा डेंजरस तो बात होगी। इस बार फेंगयुआन फेल हुआ था क्योंकि उसका रीबर्थ इस प्रोसेस के बीच में हुआ। इंजरीज होना तो एक्सपेक्टेड ही था, पर जिस चीज़ का रिग्रेट फेंगयुआन को ज़्यादा हो रहा था वो था सक्सेस का दांव मार्क। उसका डिस्ट्रक्शन हो गया। वो दांव मार्क्स उसने रिफाइनमेंट पाथ कन्वर्शन के थ्रू कंपटीशन के बाद बहुत स्ट्रगल के बाद अचीव करा था। इस लॉस ने फेंगयुआन को एक नई इंसाइट दी थी। फेंगयुआन कहता है पहले जब मैं स्टार थॉट इमॉर्टल को रिफाइन करने में फेल हुआ था वो मेरी मेथड की प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम थी कि एक इमॉर्टल मटेरियल को दांव मार्क के बीच का
एक तरीके से सब्टल फ्यूज़न जो किसी को कंट्रोल में होता ही नहीं। यही रीज़न है कि इमॉर्टल गू रिफाइनमेंट का सक्सेस रेट इतना लो होता है। सक्सेस दावमार्क का सबसे बड़ा यूज़ यही होता है कि वो इन दावमार्क के फ्यूज़न को इन्फ्लुएंस करता है और रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड तक पहुँचा देता है, ताकि रिफाइनमेंट सक्सेसफुल हो। मतलब जब मैं इमॉर्टल को रिफाइन करना स्टार्ट करूँगा, सक्सेस दावमार्क कंज़्यूम हो जाएगा और एक स्पेशल इमॉर्टल मटेरियल बन जाएगा जो रिफाइनमेंट में असिस्ट करेगा और काम बन जाएगा। पिछली बार कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी और चेंज फ्रॉम इमॉर्टल को रिफाइन कर लिया था, सक्सेसफुल हुआ था। उस टाइम सक्सेस दावमार्क का सपोर्ट प्राइसलेस था। लेकिन इस बार रीबर्थ की वजह से वो हाईली लाइकली सक्सेस वाला जो चीज़ थी वो मिस हो गई, खराब हो गई। ये सोच के फेंग युआन को थोड़ा-सा अजीब फ़ील हुआ। सक्सेस दावमार्क होने का मतलब ये नहीं कि रिफाइनमेंट हर हाल में सक्सेस होगी। अगर कोई चीज़ गलत मेथड यूज़ कर रहे हो, तब तो फेल होगी, जानबूझ के फेल होने की कोशिश करोगे तो फेल ही हो जाएगी, तो फिर गारंटीड फेलियर ही होगा। सक्सेस दावमार्क ऑल पावरफुल नहीं है और पहले ही फेंग युआन ने इमॉर्टल को रिफाइन करने के लिए स्टार फ्रॉम वेस्टलैंड इसलिए चूज़ किया था क्योंकि वो चाहता था कि कोई आउटसाइड डिस्टर्बेंस ना हो। अगर बीच में रिफाइनमेंट फेल होता तो इमॉर्टल मटेरियल लूज़ हो जाते, इंजरीज़ भी लगती। सबसे बड़ी बात सक्सेस दावमार्क भी डिस्ट्रॉय हो जाता। लेकिन अब तो रिवर्थ हो गई, तो बिल्कुल उसी वक़्त जब चेंज फ्रॉम इमॉर्टल को रिफाइन हो रहा था मतलब फेलियर हुई हो गया और इस बात को लेकर कुछ नहीं किया जा सकता था। लास्ट टाइम सक्सेस हुआ था और इस बार फेल। फेंग युआन कहता है मैं रीबर्थ मतलब एक तरीके से रीबर्थ तो मेरा हो गया, रिबॉर्न हो गया, मेरे पास फ्यूचर नॉलेज का एडवांटेज तो है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हर बार गारंटीड सक्सेस मिले। लेकिन ये रीबर्थ मुझे ह्यूज बेनिफिट दे रहा है। एक सक्सेस दावमार्क पर लूज़ तो हो गया, हू केयर्स, कौन ही केयर करेगा, आगे जाके तो बेनिफिट मिलेंगे। फेंग युआन ने अपना मूड सेटल करा और माइंड को स्टेबलाइज़ करा। फेंग युआन कहता फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल, उसने अपना इमॉर्टल को एक्टिवेट करा और वापस हू इमॉर्टल वेस्टलैंड में गया। पिछली लाइफ में वो थोड़ा एंग्जायटी में था, बट अब उसे पता था कि सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 88 ट्रुआंग बिल्डिंग मैटर में प्रोग्रेस करने में अभी भी टाइम लगेगा। मतलब वो थोड़ा-सा रिलैक्स रह सकता था। और हाँ, अपने एक्सपीरियंस के बावजूद फेंग युआन हमेशा एक्शन लेने से पहले हर एंगल से थोड़ा कंसीडर करता है कि चीज़ें क्या हैं। एक इम्पल्सिव इंसान कभी उनके जैसा स्टेज तक नहीं पहुँच सकता, यानी फेंग युआन के जैसा। अब उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था इतने डिसऑर्डरली क्लूज़ को मतलब अपने पास रिसोर्स के थ्रू कैसे मतलब रिसोर्स के लिए कैसे बेनिफिट निकालें, यानी जो भी नॉलेज है बेसिकली उसका बेनिफिट कैसे लें। इमॉर्टल ज़ॉम्बी होने की वजह से उसके थॉट प्रोसेस बहुत स्लो था, इसलिए फेंग युआन विज़डम लाइट के पास गया, वहाँ पे बैठ के सोचने लगा और पिछली लाइफ से कंपेयर करें तो अब उसकी विज़डम पाथ अटेनमेंट ऑलरेडी ग्रैंड मास्टर लेवल तक रीच हो चुकी थी। उसने तो एक छोटी-सी गू फॉर्मेशन भी सोच रखी थी जो विज़डम लाइट को एफिशिएंटली यूज़ करे ताकि सेव हो जाए। सिर्फ आधे दिन के अंदर फेंग युआन ने अपने क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन निकाल लिया। इमॉर्टल ज़ॉम्बी को खाना-पीने की ज़रूरत तो होती नहीं, तो इंजरीज़ के बावजूद फेंग युआन हर सेकंड फुल यूज़ कर रहा था। फेंग युआन का था फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल। उसने तुरंत ही इमॉर्टल को एक्टिवेट करा और सीक्रेटली साउथर्न बॉर्डर वापस आ गया। अपने मेथड यूज़ करके उसने इमॉर्टल गू का मोस्ट ऑरा हाइड कर दिया। फिर क्वाइटली यीतियान माउंटेन की तरफ अप्रोच करा। यीतियान माउंटेन के 10,000 ली के पास मतलब आस-पास का जो एरिया फेंग युआन के लिए फ़ैमिलियर था। अपनी पिछली लाइफ़ में वो यहीं पे बहुत गंदी तरीके से गैम्बलिंग कॉन्टेस्ट हुआ था और यहीं पे मरा भी है ना वैसे तो तो याद ही है उसे। फॉरबिडन ज़ोन एक्सपेंड होता गया। उसे बाकी साउथर्न बॉर्डर के जो गू इमॉर्टल्स की वजह से दूर शिफ्ट करना पड़ा था, इसलिए वो दूर से ही सब देख रहा था। इसलिए एरिया की सीनरी उसे बहुत अच्छी तरह याद थी। यीतियान माउंटेन, इस वक़्त वो बस एक नेमलेस माउंटेन पीक था। फेंग युआन के आने से पहले माउंटेन पे बारिश हो चुकी थी। फ्यूचर में यीतियान माउंटेन बहुत टॉल और ब्यूटीफुल बनने वाला था। लश ट्रीज, डीप वैलीज और रेनबो जैसा स्काई में चमकने वाला था। पूरा सीन लाइफ और विटालिटी से भरा लगने वाला था। आगे जाके फेंग युआन ने दूर से एकदम देखा, केयरफुली मूव करा और अंदर फुल एक्सपेक्टेशंस थी। अगर फेंग युआन से पूछा जाए कि रीबर्थ के बाद उसे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट क्या चीज़ करेगी, तो सिंपल से आंसर था वो था यीतियान माउंटेन। क्योंकि नीचे एक चीज़ दफन थी जिसका नाम था इमॉर्टल गू हाउस, ग्रेसफुल, chaotic ड्यूल स्टेज और वहाँ सप्रेस हो रहा था रैंक 8 ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल फिजिक इमॉर्टल ज़ॉम्बी। और उस लेटर की इंपॉर्टेंस फेंग युआन के एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब उसे एक्सप्लेन क्या करेगा, हम जानते ही हैं पहले से। फेंग युआन कहता है पिछली बार वो रैंक 8 ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल इमॉर्टल ज़ॉम्बी सच में लीप करके बाहर आया था और ग्रेसफुल chaotic ड्यूल स्टेज की सप्रेशन तोड़ दी थी। लेकिन अगर मैं सक्सेसफुल इमॉर्टल गू हाउस रिफाइन कर लूँ, उसका नया ओनर बन जाऊँ, तो मैं उसे दोबारा से सप्रेस कर दूंगा, वो बाहर ही नहीं आ पाएगा। chaotic ये जो ग्रेसफुल chaotic ड्यूल स्टेज पर अगर मेरा हाथ लग गया, फेंग युआन के लिप्स तो भाई एकदम वो हो गए थे। होता है ना ग्रीड दिखता है भाई की, तो एकदम सोच रहा था कि मिल जाए मजा आ जाए। इमॉर्टल गू हाउस छोटी चीज नहीं है। इमॉर्टल गू हाउस, एशियन बैटल फॉर्मेशन, दोनों ही फॉर्मेशन पाथ की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स हैं।
टाइम के साथ एशियन बैटल फॉर्मेशन एलिमिनेट होते गए और इमॉर्टल गू हाउस का जो मेन स्ट्रीम बन गया, यानी वो ज़्यादा फेमस हो गए, ये ट्रेंड सेटर बन गए। अब वो तो भाई टाइम के साथ पीछे ही रह गए, यानी गायब ही हो गए। चाहे साउथर्न बॉर्डर हो या नॉर्थर्न पैंस या ईस्टर्न सी या वेस्टर्न डिजर्ट या सेंट्रल कॉन्टिनेंट, हर एक पावरफुल सुपर फोर्स के पास कम से कम एक इमॉर्टल गू हाउस होता है, अपना अल्टीमेट ट्रम्प कार्ड बना के। जैसे हाई ट्राइब के लिए डार्क प्रिजन, जो उनका सिंबल भी था और उनका स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रम्प कार्ड भी था। फेंगयुआन की पिछली लाइफ में जब डार्क प्रिजन लूज हो गया था, उसे वापस लाने के लिए हाई ट्राइब के 4 सुप्रीम एल्डर खुद रिस्क लेकर बाहर निकले थे, हाई चेंग को चेस किया था। डार्क प्रिजन सिर्फ एक रैंक 6 इमॉर्टल गू हाउस था, फिर भी हाई ट्राइब इतना डेस्परेट था कि उसे रिकवर करने के लिए। यहाँ से क्लियरली समझ आता था कि इमॉर्टल गू हाउस की वैल्यू कितनी हाई होती है। और रही बात ग्रेसफुल क्योटिक ड्यूल स्टेज की, जो यीतियान माउंटेन के अंदर गहरा एकदम भाई दफन था, वो डार्क प्रिजन से भाई रैंक में भी हायर था और औकात में भी। एक मिस्टीरियस गू इमॉर्टल ने इसकी पावर यूज करके अपने से हायर रैंक वाले को चैलेंज किया था और उसे सप्रेस भी कर दिया था। और कोई सिंपल एक्सपर्ट नहीं था, बल्कि एक रैंक 8 एक्सपर्ट जिसके पास ग्रेट स्टैंड ट्रू मार्शल फिजिक वाला बंदा था, उसको सप्रेस करके दबा दिया। समझ रहे हो उसकी पावर? मतलब सिंपल बात थी, ग्रेसफुल क्योटिक ड्यूल स्टेज की वैल्यू डार्क प्रेजेंस से कई गुना ज्यादा थी। फेंगयुआन सोचते हुए कहता है, पिछली लाइफ याद आती है। शार डीमन और शू बाई मन के पास जो प्रोफाउंड आइस हाउस था, वो एक इनकम्प्लीट इमॉर्टल वो हाउस था, लेकिन उससे बैटलफील्ड किलर मूव तोड़ के बाहर भी निकाल लिया था और एस्केप हम कर पाए थे। अगर मैं ग्रेसफुल क्योटिक डुअल स्टेज हासिल कर लूँ, तो चाहे वर्ल्ड में फ्री हो या एक तरीके से अनहिंड्रेड चलना पॉसिबल ना हो, फ्यूचर में जब सच एक्सपोज होगा, सेंट्रल कॉन्टिनेंट, नॉर्थर्न पैंस, बाकी के रीजन्स मुझे हंट करेंगे ही। ये एक तरीके से मैं सीधा बोलूँ ना, फेंगयुआन अपने ऊपर ही दिक्कत लाता ही है, लेकिन क्या करें भाई, फ़ायदा तो निकालना ही पड़ेगा ना। ऊपर से इसने 88 रॉन्ग बिल्डिंग तोड़ दी, अब अगर ये भी इसने ले लिया तो काम हो गया भाई, लेकिन देखते हैं ले पाएगा कि नहीं। तब खुद ही प्रोटेक्ट कर पाऊँगा अपने आप को इस चीज़ से, दूसरे इमॉर्टल्स को भी एक तरीके से दबा पाऊँगा। इमॉर्टल गू हाउस बेसिकली एक बैटलफील्ड फोर्ट्रेस होता है, जिसमें कोई मेजर शॉर्टकमिंग नहीं था। अटैक, डिफेंस, मूवमेंट, हीलिंग, कल्टीवेशन, असिस्टेंस सब कुछ इसके अंदर कवर होता है। स्ट्रक्चर से स्टेबल होता है, कंट्रोल करना ईज़ी होता है। और रैंक 7 गू इमॉर्टल हाउस को एक रैंक 6 गू इमॉर्टल भी ऑपरेट कर सकता है। लेकिन इमॉर्टल गू हाउस को 2 बड़े फ्लॉज़ भी होते हैं, यानी दिक्कत भी है इनमें। पहला फीडिंग और दूसरा इमॉर्टल एसेंस। इमॉर्टल गू हाउस कई इमॉर्टल गू और काउंटलेस मॉर्टल गू से बनता है। सबको फीड करना बहुत बड़ा हेडेक होता है, एक मैसिव बर्डन। लेकिन फेंगयुआन को पता है कि ग्रेसफुल क्योटिक ड्यूल स्टेज फूड पाथ के साथ लिंक्ड था, तो फीडिंग का प्रॉब्लम ही नहीं, यानी उसे खिलाना पिलाने की दिक्कत तो साइड ही कर दो, वो मरेगा ही नहीं। बचा अब क्या, इमॉर्टल एसेंस का मैटर। इमॉर्टल गू हाउस को एक्टिवेट करने के लिए जो इमॉर्टल एसेंस चाहिए होता है, वो एक जाइजेंटिक नंबर होता है। सिर्फ फेंगयुआन अपने कम से दम पर उसे अफोर्ड तो नहीं कर सकता, यानी लेकिन फिर भी चीज़ तो सही है ना, एटलीस्ट एक दिक्कत तो गई। पिछली लाइफ में जब शार डीमन मजबूरी में प्रोफाउंड आइस हाउस एक्टिवेट करना पड़ा, तब सभी इमॉर्टल ज़ॉम्बी मिलकर इमॉर्टल एसेंस का बर्डन उठाना पड़ा और फिर वो कंजप्शन देख के सबका दिमाग ही हिल गया। इमॉर्टल गू हाउस चलाना बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ता है, क्योंकि एसेंस कंजप्शन बहुत ही इंसेनली हाई होता है। और अभी फेंगयुआन की कंडीशन बहुत ही गरीब वाली थी। उसने अपनी सारी एसेट करके, मतलब एसेट्स को स्टेक करके एक सेट इमॉर्टल मटेरियल इकट्ठा किए थे, चेंज फ्रॉम इमॉर्टल को रिफाइन करने के लिए। और अब वो रिफाइनमेंट फेल हो गई, मतलब मोस्ट मटेरियल भी लूज हो गए। उसके पास बहुत कम वेल्थ बची थी। हाँ, उसके पास गर्ट्स का ट्रेड स्ट्रॉन्ग इनकम सोर्स था, जिसे वो हर मंथ 1000 इमॉर्टल एसेंस अर्न करता था। लेकिन फिर भी हाफ ईयर की इनकम एक्यूमुलेट करने के बाद भी वो इमॉर्टल गू हाउस सिर्फ 30 सेकंड के लिए एक्टिवेट कर पाता। और ये मैटर नहीं करता, यानी एक तरीके से 6000 इमॉर्टल एसेंस स्टोन तुम्हारे वेस्ट होंगे 30 सेकंड के लिए बस एक्टिवेट करने के लिए। बहुत बहुत ज़्यादा है यार ये तो। पर ये सब मैटर नहीं करता। फेंगयुआन के पास खुद के ग्रीन ग्रेप इमॉर्टल एसेंस तो बहुत कम था, लेकिन उसके पास ह्यूज अमाउंट था जायंट सन का इमॉर्टल एसेंस। अरे हाँ, जायंट सन का भी तो इमॉर्टल एसेंस बचा है, मतलब क्या नाम था उसका? एप्रीकॉट इमॉर्टल एसेंस, जो रैंक 9 पे होता है भाई साहब, वो तो है। इसकी रूट उसके इंपीरियल कोड ब्लेस्ड लैंड से ही तो आई थी। जायंट सन इमॉर्टल वनरेबल एक रैंक 9 पावर हाउस था। उसके छोटे, मतलब इसके जो छोड़े हुए इमॉर्टल एसेंस थे ना, येलो एप्रिकॉट इमॉर्टल एसेंस, जो सिर्फ रैंक 9 वनरेबल बना सकते हैं। इसकी मतलब क्वालिटी इतनी सुपीरियर थी कि ग्रीन ग्रेप इमॉर्टल एसेंस से कंपैरिजन में, मतलब हेवन और अर्थ का गैप है, यानी बहुत ज्यादा बड़ा।
जायंट सन का एसेंस फेंग युआन खुद डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता था, बट इमॉर्टल गु हाउस इसे एब्जॉर्ब कर सकता था। इमॉर्टल गु हाउस दूसरों का इमॉर्टल एसेंस एब्जॉर्ब करते हैं, वरना शार्ड डीमन का जो प्रोफाउंड आइस वाला था वो कैसे दूसरों का मतलब वो कैसे एक्टिवेट कर पाता, दूसरे लोगों का एब्जॉर्ब करा तभी तो कर पाया, इसलिए ये भी कर पाएगा। यही इमॉर्टल गु हाउस का फंडामेंटल फीचर है, एक ग्रुप ऑफ इमॉर्टल की पावर को इंटीग्रेट करके एक फोर्स बनाना। फेंग युआन ये आइडिया ऑलरेडी पिछली लाइफ में सोच रखा था। उसके हिसाब से जायंट सन के एसेंस एक ऐसी चीज है जो एक सोर्स लेस पानी की तरह था, जितना यूज करोगे उतना कंज्यूम होगा, लेकिन वो रिप्लेनिश नहीं होगा, यानी दोबारा नहीं बनाया जा सकता, जितना यूज कर लो उतना ही ठीक है। इसलिए सबसे बड़ा एक तरीके से इकोनॉमिकल मेथड था कि मल्टीपल गु इमोटल्स को गैदर करके उनकी पावर से इमोटल गु हाउस को फ्यूल किया जाए। पर अनफॉर्चुनेटली साउथर्न बॉर्डर के गु इमोटल्स उस टाइम बहुत ही जल्दी मर गए थे, या फिर कह लो फेंग युआन के टाइम ने मतलब फेंग युआन के पहुंच से पहले ही मर गए थे। अब तक ग्रेसफुल क्योटिक डुअल स्टेज डिफाइन नहीं हुआ था कि सडन ग्रेट स्टंट ट्रू मार्शल फिजिक इमोटल ज़ॉम्बी ने ब्रेकआउट कर लिया। ये एक मैसिव पिटी थी। फेंग युआन अंदर ही अंदर कॉन्फिडेंट था, अगर मेरे पास ग्रेसफुल क्योटिक डुअल स्टेज होता तो मैं उस लाइट बीम के अगेंस्ट भी रेसिस्ट कर पाता। मुझे किल करने वाली मतलब चीज ही नहीं आती। ग्रेसफुल क्योटिक डुअल स्टेज ऑब्वियसली हेवन ओवरसीइंग टावर के लेवल का नहीं था, लेकिन हेवन ओवरसीइंग टावर की कंडीशन भी तो अपने टाइम की बेस्ट नहीं है ना, यानी अपने पीक पर तो नहीं है, और लाइट पिलर ऑलरेडी वीकन हो चुका है आफ्टर 10 एक्सट्रीम इमोटल ज़ॉम्बी लाइफलेस फॉर्मेशन के अटैक के बावजूद। दो ग्रेसफुल क्योटिक डुअल स्टेज के साथ चाहे या ना मतलब चाहे या ना कहा जा सके कि ऐसा मान लो घर हाथ में तो है, दुनिया मेरी है, यानी अगर ये वाला जो हाउस है, ये जो हाउस है इसे घर कह सकते हैं, तो ये जो हाउस अगर इसके हाथ में है तो दुनिया उसकी है। लेकिन ये डेफिनेटली बोला जा सकता है कि घर हाथ में है तो एडवांस या रिट्रीट करने का मतलब डिसीजन मेरा है। यानी ऐसा मान लो अगर तुम्हारे सामने रैंक 9 का कोई इतना खतरनाक चीज आ जाए, जो हैकर्स आ गए थे एंड में, यानी अपना हेवनली कोर्ट हैकर ही मान लो, इन लोगों को ये हैकर लोग बड़े खतरनाक थे, तो ये लोग हैकर लोग आ भी जाएं तो भी एटलीस्ट तुम बच सकते हो, तुम्हारी रैंक माइनस नहीं होगी, तुम बच जाओगे। ठीक है, आगे देखते हैं। वैसे हाउस हाथ में है, दुनिया मेरी है, ये एग्जाम्पल भी एग्जिस्ट करता था, जैसे रैंक 8 88 रैंक बिल्डिंग जो स्पेशली गूवॉर्म को प्लंडर करने के लिए बना था। इवन इमोटल गू एक एग्जाम्पल था रैंक 8 रिफाइनमेंट कॉल्ड्रोन। कंपेयर करो इमोटल गू हाउस ग्रेसफुल क्योटिक डुअल स्टेज के सामने सेल्फ स्ट्रेंथ इमोटल गू, ऑल आउट एफर्ट गू और स्टार थॉट इमोटल गू सब एक तरीके से मतलब कुछ नहीं थे इसके सामने, जब तक उसके पास इमोटल गु हाउस हो और जाइंट सन का इमोटल एसेंस। फेंग युआन अपने रैंक 6 बॉटम टायर कल्टीवेशन और इमोटल ज़ॉम्बी बॉडी के साथ भी फोर्सफुली रैंक 8 के अगेंस्ट फाइट कर सकता था, मतलब सीधा स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपर्ट की लाइन में एंट्री मान लेता। फेंग युआन कहता है सिर्फ सोच के ही थोड़ा एक्साइटमेंट फील हो रहा है, और उसने अपने सराउंडिंग्स को केयरफुली इंस्पेक्ट करा और कंफर्म करने के बाद आसपास कोई नहीं है, फेंग युआन ने तुरंत ही ग्राउंड के अंदर ड्रिल कर गया और अर्थ के अंदर डीप एंटर कर गया, यानी बिल्कुल अंदर जाने लगा। अब इसी के साथ एपिसोड करते हैं खत्म, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। छोटा सा एपिसोड मैंने बस इसलिए बनाया ताकि यार मुझे भी एक्साइटमेंट हो रही थी कि आगे क्या होगा, इसलिए मैंने बना के आज डाल दिया। तो कल मिलेंगे वापस से बड़ी वीडियो में। बाय।